वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपने देखा हमारे लास्ट 6 लेक्चर जिसमें मैंने आपको गुडविल कैलकुलेशन सिखाया था अलग अलग मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड। अब उसके बाद का पार्ट है हमारा ब्रांड, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ ब्रांड और ब्रांड के बारे में, वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके मेथड्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये देखने वाले हैं। तो चलो हम चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये अलग अलग कंपनी के लोगो हैं। मतलब इमीडिएटली इनके पास देख के हमें ये कंपनी याद आती है। बस यही हमारी जो दिमाग में छाप होती है उसे कहते हैं ब्रांड। The term brand refers to the business and marketing concepts that help people to memory at particular company, product एंड इंडिविजुअल। मतलब क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कोई भी कंपनी का लोगो देखने के साथ इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे हमने देखा, इमीडिएटली हमें फेसबुक की याद दिलाता है ये खाया हुआ हाफ एप्पल। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हाफ एप्पल क्यों है लोगो। आप सर्च करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। ये देखने के साथ इमीडिएटली हमें एप्पल फोन की याद आती है, एचपी प्रिंटर, टाटा मोटर, सोनी सब। तो ये एक माइंड में हमारे ब्रांड फिक्स हुए हैं जिससे हम आइडेंटिटी करते। देखो यहाँ पे लिखा है पीपल हेल्प्स आइडेंटिटी अ पर्टिकुलर कंपनी या प्रोडक्ट और इंडिविजुअल। Brand is a product, service or concept that is publicly distinguished from others product. कोई भी ब्रांड हमें दूसरे कंपनी से अलग रिकॉग्नाइज करता है। मतलब जैसे कि हमने कहा कि सोशल मीडिया तो बहुत है, लेकिन फेसबुक इमीडिएटली हमारे दिमाग में, अगर सोशल मीडिया अगर आता है तो हमारे इमीडिएटली मन में आता है फेसबुक। या अगर हमें कोई एक अच्छे से एंटरटेनमेंट चैनल देखना है हल्का फुल्का फैमिली के साथ, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है सोनी सब। ये एक हमें अलग प्रोडक्ट सर्विस कंसेप्ट बताता है। Brand are intangible, which means you can't actually touch or see. Of course, brand, patents, royalty, goodwill, ये सब intangible asset है जो हम दिख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे कंपनी के asset होते हैं। As such, they help shape people's perceptions of companies, their product or individual. तो इस तरीके से ये ब्रांड हमारे हेल्प करते हैं, कंपनी के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। ओके, सिर्फ कंपनी नहीं, हो सकता है प्रोडक्ट, हो सकता है इंडिविजुअल। देखो रतन टाटा, ये एक नाम भी एक ब्रांड है। बस हमें पता है कि रतन टाटा, यस, मतलब वो एक बहुत दिलदार बिजनेसमैन है, बहुत लॉयल बिजनेसमैन है, हॉनेस्ट उनमें बहुत है। तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज उनके बारे में आते। चलो अब देखते हैं टर्म रिलेटेड ब्रांड वैल्यूएशन। सबसे पहले टर्म है ब्रांड इमेज। अब ये ब्रांड इमेज क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ब्रांड इमेज इज अ सिमेटिक मेमोरी ऑफ अ ब्रांड। अब सिमेटिक मेमोरी मतलब क्या, कि ऐसी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दैट प्रोसेस आइडियाज एंड कंसेप्ट। ओके, तो एक मेमोरी है जिसमें इट कंटेन्स द टारगेट मार्केट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट, यूजेज, सिचुएशन, users as well as the manufacturers or marketers characteristic. Example, HP is a reliable printer. तो एक हर कस्टमर के माइंड में एक इमेज होती है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चर के बारे में हो, मार्केटर के बारे में हो, या उसके बेनिफिट्स के बारे में हो, यूजेस, सिचुएशन, कोई भी। बट कस्टमर के माइंड में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी फिक्स होती है जिसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आइडियाज होती है। जैसे HP इज ए रिलायबल प्रिंटर। अगर हम कोई प्रिंटर देखने जाते हैं कोई दुकान में, तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में आते कि नहीं, HP इज अ बेस्ट रिलायबल प्रिंटर। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे हैं प्रिंटर, लेकिन एक कस्टमर होने के नाते हमें सिर्फ एक ही ब्रांड इमीडिएटली ध्यान में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रांड इक्विटी। ये कंसेप्ट आप समझ लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात आपको बहुत काम आएगी। अब ब्रांड इक्विटी मतलब क्या, अ सेट ऑफ असेट। देखो, असेट एसोसिएटेड विद द ब्रांड, मतलब ऐसे कुछ खूबियां जो एसोसिएट है, एसोसिएट मतलब जुड़ी हुई है, किससे, ब्रांड से, विच एड द वैल्यू टू द प्रोडक्ट।
जैसे कि देखो कोई एक ब्रांड ले लो अब, जैसे पूमा का, ठीक है, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में अलग अलग उसके बारे में जो भी एसोसिएट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सर्विस, वो कंपनी का ब्रांड, वो कंपनी का जो भी एम्बेसडर रहेगा उसका, इमीडिएटली ये सब यादें इमीडिएटली हमारे से क्या होती है, जुड़ी होती है। और ये ऐड करती है वैल्यू, किसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की। सो इसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी, दैट मीन सेट ऑफ असेट, मतलब हमारी कुछ जुड़ी हुए यादें। अब वो क्या क्या है, तो ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी, परसिव्ड क्वालिटी ऑफ ब्रांड, ये सब कुछ ब्रांड इक्विटी है। इक्विटी मतलब यहाँ पे असेट है। ओके, नेक्स्ट वन, ब्रांड अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस मतलब क्या, जागरूक। इमीडिएटली अगर हमने कुछ खरीदना चाहा एक्स वाई जेड, तो इमीडिएटली वही ब्रांड हमारे दिमाग में आता है। जैसे इफ यू वांट टू परचेज अ टूथपेस्ट, तो इमीडिएटली क्या दिमाग में आता है, देखो अभी तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन पहले जब 20-25 साल पहले ज्यादा ब्रांड नहीं थे, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, तब इमीडिएटली अगर किसी को टूथपेस्ट भी चाहिए, दुकान में जाके वो बोलते थे कि हाँ हमें कोलगेट दे दो। दे डोंट कॉल टूथपेस्ट, वो बोलते थे एक कोलगेट दे दो, तो इमीडिएटली उनके दिमाग में ये ब्रांड आता था। अगर हमें कोई एक सूट चाहिए दूल्हे राजा के लिए, तो हमारे दिमाग में आता है रेमंड। और अगर आयुर्वेदिक कुछ खरीदना आता है, तो हमारे दिमाग में आता है पतंजलि। मतलब अवेयरनेस, इमीडिएटली प्रेजेंस इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, उसको कहते हैं अवेयरनेस। आई होप ये छोटी छोटी कंसेप्ट इजी है और आपको समझ में आएगी। नाउ ब्रांड एसोसिएशन, देखो यहाँ पे मैंने क्या फोटो बताया है, मतलब क्या, एसोसिएशन मतलब कोई बात जुड़ी होना। सो ब्रांड एसोसिएशन इज एनीथिंग which is deep seated in the customer's mind about the brand। मतलब हर एक कस्टमर की हर एक ब्रांड से एक यादें जुड़ी होती है। जैसे कि देखो अभी मैंने कहा कि कोलगेट, मतलब मुझे अभी भी याद है कि 20-25 साल पहले हम लोग ये नहीं कहते थे कि टूथपेस्ट लाना, हम लोग कहते कि नहीं कोलगेट लेकर आना। तो ये यादें हमें जुड़ी है। बचपन की चॉकलेट्स, देखो एडवर्टीजमेंट, रसना के एडवर्टीजमेंट, ये मुझे मेरे वक्त की इमीडिएटली एसोसिएट करती है। ये सब यादें मेरे माइंड में अभी भी 20-25 साल की बातें याद है कि अरे हाँ ये रसना में एक गर्ल थी, हाँ उस तरीके से वो करते थे एडवर्टीजमेंट। सो ये सब एसोसिएट होती है, डीप हमारे माइंड में फिक्स होती है, और वो सब कुछ पॉजिटिवली होती है। जैसे किसी को कोई एक एक्टर पसंद है, सोच लो आमिर खान या शाहरुख खान या आलिया भट्ट, और वो एक्टर अगर कोई प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करता है, आगे उसको एम्बेसिडर उसका है वो, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में तो आलिया भट्ट के बारे में या शाहरुख, जो भी आपका फेवरेट है एक्टर एक्ट्रेस, वो फिक्स्ड है। तो हम वो सोचते हैं कि चलो ये ब्रांड मेरा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस यूज करे तो मैं भी यूज करूं। तो एक पॉजिटिव यादें होती है मन में, माइंड में। देखो यही पे इसलिए मैंने पिक्चर बताया है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आए। कस्टमर कीप्स बाइंग सेम ब्रांड प्रोडक्ट, और इसलिए वो हमेशा, भले बहुत एक से एक यहाँ पे ब्रांड है, लेकिन वो हमेशा वो एक ही ब्रांड का खरीदता है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया है। नेक्स्ट वन, ब्रांड लॉयल्टी। देखो नाम अलग अलग है लेकिन है सब एक ही, एक दूसरे से जुड़े हुए। नाउ ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है, while loyalty is an outcome of good quality, we can better define its term of customers behavior and attitude। एक बार बस मुझे पसंद आया वो प्रोडक्ट, तो मैं वही प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ। जैसे बच्चे देखो कुरकुरे या किंडर जॉय, ये बच्चों को इतना पसंद आता है, वो क्वालिटी, टेस्ट, उसमें वो कुछ ना कुछ कार्टून होता है, तो वो इतने वो जुड़े हुए होते हैं वो ब्रांड से कि बस वो मम्मी पापा को, पेरेंट्स को वही कहते हैं, मुझे वही चाहिए, कुरकुरे ही चाहिए, लेज ही चाहिए। ओके, तो ये एक लॉयल्टी होती, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो। Okay, so customer who has a found satisfactory brand will resist the promotional activity of rival brand। मतलब वो इतने honest होते हैं वो ब्रांड से कि दूसरा कोई भी ब्रांड उनके सामने कितनी भी एडवर्टीजमेंट करो वो इग्नोर करता है, क्योंकि मन में उसके इतना बैठा होता है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मैं यही खरीदूंगा, मुझे एप्पल का ही फोन चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड रॉयल्टी। perceived quality of brand, it's based on judgment of quality, not necessary same actual quality, but ये भी same related with loyalty होता है। वो इतने क्वालिटी के बारे में एश्योर्ड होते हैं कि भले वो नहीं भी हो सचमुच,
तो भी वो बस वही लाइक करते। जैसे एक रेस्टोरेंट में हम जाते, सालों साल एक बंदा वही रेस्टोरेंट में जाता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं अलग अलग ट्राई करते हैं, वरना नहीं नहीं, यही ब्रांड अच्छा है, वही रेस्टोरेंट में टेस्टी मिलता है, हाइजीन होता है, सब कुछ अच्छा होता है, भला एक आध दिन नहीं भी हो, लेकिन उनके माइंड में इतना फिक्स्ड होता है कि वो एक्चुअल क्वालिटी को इग्नोर करते हैं और उनके फीलिंग और बिलीव पे ही भरोसा रखते हैं कि नहीं, जाऊंगा तो मैं इधर ही जाऊंगा। ओके, देखो ब्रांड वैल्यू एग्जाम्पल जो हमें बार बार बोल रहे, ब्रांड वैल्यू वैल्यू, तो ये अलग अलग फेमस कंपनीज है और उनके बिलियंस डॉलर में यही वैल्यूज है। तो अब ये वैल्यूज क्या है? तो अगर किसी को अपना बिजनेस सेल करना है, जैसे हमने गुडविल में देखा, तो गुडविल की भी हमने वैल्यूएशन की है अलग अलग तरीके से। तो ये वैल्यूएशन है कि एप्पल को अगर हम बेचना है कंपनी किसी और को, तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू कितनी बताएगा? 323 बिलियन डॉलर्स। सी अलग अलग कंपनीज है, सैमसंग, कोको कोला, टोयाटो, तो ये इन्होंने अपनी अपनी वैल्यू डिसाइड की है। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं? तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स कि वैल्यूएशन डिसाइड कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड्स है जिसके हेल्प से कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू डिसाइड करती है। एक है कॉस्ट अप्रोच मेथड, सेकेंड मार्केट अप्रोच मेथड एंड इनकम अप्रोच मेथड। इसमें बुक्स में बहुत डीपली दिया है, आपको कैलकुलेशन कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक सिंपल सिंपल वर्डिंग में आपको मैं समझाती हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है? तो एक्चुअल सम ऑफ मनी स्पेंड, देखो ध्यान रखो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको कि कौन सी मेथड। द एक्चुअल सम ऑफ मनी स्पेंड टू क्रिएट अ ब्रांड इज एनालाइज अंडर कॉस्ट बेस्ड मेथड। मतलब क्या? तो एक्चुअल में कोई ब्रांड क्रिएट करने में कितना खर्चा आया। अब ऐसे नहीं कि देखो आज मैंने कंपनी स्टार्ट की और इमीडिएटली मेरा ब्रांडिंग हो गया। सो इट टेक्स द नंबर ऑफ इयर्स और उसके साथ पैसा भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है, बड़े बड़े पर्सन को एम्बेसडर बोल के अपॉइंट करना होता है, उनको रॉयल्टी पे करनी होती है। सो ये बहुत सारा इसके पीछे खर्चा होता है। तो कुछ लोग अपना ब्रांड का वैल्यूएशन किस पे करते हैं कि भैया ये ब्रांड क्रिएट करने मुझे अभी तक कितना खर्चा एक्चुअल में हुआ है, उस बेस पे वो डिसाइड करते हैं अपनी ब्रांड की वैल्यू। अब उसमें भी 2 मेथड है। पहली दी है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, सेम अभी जो बताया है कि अभी तक करंट स्टेट तक वो ब्रिंग, मतलब ब्रांड को लाने तक, वो लेवल तक लाने तक कंपनी को कितना खर्चा आया है। दिस इज कम अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। इट इज ऑफन यूज इन इनिशियल स्टेज। देखो ये कुछ कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, ये इनिशियल स्टेज पे यूज करते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी ब्रांड को नाम बनाना है तो इनिशियल ब्रांड ही। अब टाटा ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उससे ब्रांड की ब्रांड वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू मतलब एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें तो आंख बंद करके भरोसा करेगा, अरे ये टाटा का है ना, ऑलरेडी वो ब्रांड हमारे माइंड में फिक्स है, तो फिर से टाटा को खर्चा करने की जरूरत नहीं है ब्रांड के लिए। ठीक है, तो ये कौन ज्यादा करता है? जो इनिशियल कंपनी है, जो नई नई कंपनी आई। देखो जब बाइजू आई थी तब कितना सारा खर्चा किया था, हर चैनल पे उसके एडवर्टाइजमेंट थे, शाहरुख खान को लिया था उन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो सोचो कितना खर्चा किया रहेगा। तो ये नई कंपनी ये वैल्यूएशन एक्सेप्ट करती है, मतलब इनका वैल्यूएशन कौन से बेस पे होता है? कॉस्ट बेस्ड अप्रोच पे। The biggest drawback is difficulty in identify the cost involved in separating from marketing expenditure। इसमें इतने सारे एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर भी तो है, उसके बिना थोड़ी ब्रांड बिल्डिंग होगा। सो ये और ब्रांड एक्सपेंडिचर अलग करना डिफिकल्ट है, इसमें से ब्रांड पे कितना खर्चा किया और मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका ये। ओके, तो आई होप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड समझ में आई है। नेक्स्ट है रिप्लेस कॉस्ट मेथड, कॉस्ट बेस्ड मेथड का ही है ये एक सेकेंड पार्ट। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम सिमिलर ब्रांड लॉन्च करने जाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, तो इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। इट इज कंसिडर इजी मेथड फॉर कैलकुलेशन बट निगलेक्ट द सक्सेस ऑफ एस्टैब्लिश ब्रांड। अब ये तो कहना गलत है ना, एक नया ब्रांड खोलना और पुराना ब्रांड, ये कंपैरिजन एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहला वाला जो पुराना वाला ब्रांड है उसका सक्सेस अलग है,
अब नया ब्रांड तुम खोलोगे तो ऑफकोर्स उसके लिए अलग खर्चा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि रिप्लेसमेंट मतलब सेम तरीके का अगर ब्रांड में फिर से नया ब्रांड ओपन करती हूँ, लॉन्च करती हूँ, तो कितना खर्चा आता है। तो हर एक के प्रॉन्स एंड क्रॉन्स होते हैं। तो ये दो मेथड अंदर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में आते हैं। आई होप मैंने इसको सिंपली आपको सिखाया है। नाउ हियर द बिगेस्ट डिफिकल्टी एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल सी इनकम बेस्ड मेथड। अब इनकम बेस्ड मेथड क्या है, तो दे आर कॉमनली यूज इन द वैल्यूएशन। इट फोकस, अब ध्यान दो आपको, इट फोकस ऑन द इनकम जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। एक ब्रांड कितना इनकम जनरेट कर सकता है उस पे डिपेंड होता है। जैसे अभी मैंने लास्ट 3-4 स्लाइड पहले बताया, अलग अलग एप्पल का वैल्यूएशन कितना है, कोको कोला का कितना है, तो वो अलग अलग ब्रांड उस कंपनी को कितना इनकम जनरेट करके देती है, उस बेस पे ये वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो असेट मतलब देखो यहाँ पे दिया है, द इनकम मेथड वैल्यूज द आईपी एसेट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इनकम, कि एक्चुअल इनकम कितना है आपका। आईपी एसेट, आईपी मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड टू जनरेट, कितना जनरेट करता है प्रेजेंट डे में, कितना उससे पैसा आ सकता है, 15 साल से हम कितना पैसा कमा रहे हैं और प्रेजेंट में कितना है, इसके बेस पे इनकम बेस्ड वैल्यू होता है। ओके, देर आर डिफरेंट मेथड, यहाँ पे भी मेथड है, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, एक रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इस साल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मेथड्स दिए हैं कि अलग अलग मेथड है कि इसका कैश फ्लो कितना हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं इसके ये ब्रांड के वजह से, और रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी फंड मतलब क्या, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ असेट इज कंसिडर एज द वैल्यू ऑफ रॉयल्टी पेमेंट फ्रॉम विच द कंपनी इज रिलीव ड्यू टू ओनरशिप ऑफ द असेट। तो ये सोचते कि हमारे पास ये रॉयल्टी, हमारे पास इसकी ओनरशिप है, अगर ये ओनरशिप नहीं होती और बाहर से हमने हायर किया होता किसी का ब्रांड, तो कितनी रॉयल्टी पे करना होती। मतलब सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, मम्मी घर में इतना सारा काम करती है, कम से कम 30,000 का। ठीक है, मतलब खाना बनाने से लेके कपड़े धोना, हमारी केयर करना, मतलब वो डॉक्टर भी बन जाती है, नर्स भी बन जाती है, शेफ भी बन जाती है, हमारी काम वाली बाई भी बन जाती है। तो इतना खर्चा मम्मी 30,000 पैसे बचाती, यही अगर मम्मी ना हो तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड। तो सेम कंपनी भी खुद का ब्रांड है तो किसी और को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, तो वो पैसा जो बचता है उसके बेस पे भी ये वैल्यूएशन करते हैं। ओके, नाउ द लास्ट इज मार्केट मेथड। मार्केट मेथड भी बहुत इजी है, मतलब सेम ब्रांड का, जैसे कोको कोला एंड पेप्सी, ये दोनों के सेम ही लेवल है, सेम ब्रांड है, तो ये दोनों का अंदाजे सेम ब्रांड वैल्यूएशन होगा। तो मार्केट मेथड इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन विद द एक्चुअल प्राइस पेड अंडर द कंपेरेबल सरकमस्टेंस। मतलब कोको कोला को अगर उसका ब्रांड निकालना है वैल्यूएशन, तो सिंपल सा पेप्सी का इस वक्त में मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, बस उसके ही आजू बाजू में उन कोको कोला का भी वैल्यूएशन होगा। सो मार्केट बेस में कंपैरिजन की जाती है। यूज इन ब्रांड वैल्यूएशन अप्रोच, ये कॉमन ज्यादा करके पॉपुलर कौन सी मेथड है, मार्केट मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आया है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बुक में बहुत वास्ट एंड डीप दिया है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स का एक ही वीडियो लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।